रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संजना एक पढ़ी लिखी आज के जमाने की लड़की थी। संजना को अपने नाम से बहुत प्यार था। दूसरों से अपना नाम सुनना उसे बहुत पसंद था, क्योंकि उसका ये नाम उसके पिता ने रखा था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे। इसीलिए जब भी वो किसी से अपना नाम सुनती थी तो उसे अपने पिता के करीब होने का एहसास होता। ऐसे ही एक रोज संजना अपने कमरे में बैठी किताबें पढ़ रही होती है। तभी उसकी माँ उर्मिला वहाँ आती है और कहती है, गुड्डी, अगर तू कोई जरूरी काम नहीं कर रही है तो बेटा थोड़ी देर के लिए मेरे साथ सुमन आंटी के घर चलेगी क्या? पहली बात तो ये कि माँ, मेरा नाम संजना है, ना कि गुड्डी वुड्डी, इसलिए आप मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। मेरे पिताजी ने कितना अच्छा नाम दिया है मेरा, बुलाना है तो मेरे नाम से बुलाओ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तेरा नाम गुड्डी रखना चाहती थी, लेकिन तेरे पिताजी ने पता नहीं क्या अजीब सा नाम रख दिया, संजना। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इसलिए मैं तुझे गुड्डी ही बुलाऊंगी। माँ, मेरा नामकरण हो गया है, ये रोज रोज मेरा नामकरण मत किया करो। आपको नहीं पसंद है, लेकिन मुझे मेरे पिताजी का दिया हुआ नाम संजना बहुत पसंद है। और नाम की छोड़ो, आपको ऐसे आज अचानक सुमन आंटी के घर की याद कैसे आ गई? मुझे कुछ काम था उससे, और बहुत दिन हो गए हैं उससे मिलना भी नहीं हुआ, इसलिए सोचा मिल आऊं उससे। माँ, पागल उसे बनाइए जो आपको जानता ना हो। मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करिए। मुझे अच्छी तरह से पता है आप बिना किसी जरूरी काम के सिर्फ हालचाल पूछने के लिए किसी के घर नहीं जाने वाली। सीधे सीधे बताइए, क्या बात है? सच में कोई बात नहीं है, सिर्फ हाल पूछने के लिए ही जाना है। और वो मेरी सहेली है, तो क्या मैं उससे मिलने भी नहीं जा सकती हूँ? जरूरी है क्या? कोई काम होगा तभी जाऊंगी उससे मिलने। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, रास्ता नहीं जानती, इसलिए इतना भाव खा रही है। रहने दे, मत जा तू। आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी तुझसे। माँ, एक दिन की छुट्टी मिलती है, क्या किसी के घर जाना? चलिए कहीं बाहर घूम कर आते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने आपको कहीं घुमाया नहीं है। नहीं, मुझे सिर्फ अपनी सहेली सुमन के घर ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। अच्छा ठीक है मेरी माँ, चलिए आप अपनी सहेली के यहाँ जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। अब खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर सुमन के घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पहुंचकर संजना सुमन से कहती है, क्या बात है आंटी, आप माँ से मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान थी। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, जरूर आप दोनों के बीच कोई खिचड़ी पक रही है। नहीं संजना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। उर्मिला और मेरी मुलाकात हुए बहुत दिन हो गए थे, शायद इसलिए वो इतनी परेशान होगी मिलने के लिए। अगर कोई बात होती तो तुझे लगता है हम तुझे नहीं बताते? हाँ, बात तो है आंटी जी। चलिए कोई नहीं, आप लोग बैठकर बात करिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, वैसे ही तू जल्दी मेरे घर नहीं आती है, आज आई है तो मैं तुझसे काम करवाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगता है। आंटी, बेटा भी कहती है और पराया भी करती है। वैसे भी दो बुजुर्ग औरतों के बीच बैठकर मैं क्या ही करूँगी। संजना इतना कहकर रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर उनके पास आ ही रही होती है कि दोनों आपस में बातें करते हुए कहती हैं, सुमन, तूने कहीं मेरी बेटी के लिए लड़का देखा? अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, यही आखिरी जिम्मेदारी है मेरी, जल्दी से पूरी हो जाए, इसकी शादी किसी अच्छे घर में हो जाए बस। हाँ उर्मिला, मैं तेरी बात अच्छे से समझ रही हूँ, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तू तो जानती है कि अच्छे लड़के जल्दी नहीं मिलते हैं, और शादी तो संजोग पर ही होता है, जब समय आएगा तब हो जाएगा। तू सही कह रही है सुमन, लेकिन क्या करूँ, चिंता तो होती है ना। उर्मिला और सुमन की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी संजना सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद हंसते हुए चाय लेकर उनके पास आती है और कहती है, अच्छा तो ये बात है, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। माँ, आप मेरी शादी की इतनी चिंता क्यों करती हैं? जब होनी होगी हो जाएगी। लीजिए चाय पीजिए टेंशन फ्री होके। कुछ देर बाद संजना अपनी माँ उर्मिला के साथ अपने घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ संजना की शादी एक दीपक नाम के लड़के से हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक रोज संजना हॉल में बैठी अपनी सास सुलोचना के पैर छूने के लिए आती है। तभी सुलोचना उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहती है, सौभाग्यवती रहो बहू। आज शाम को बहू के नामकरण की रस्म के लिए मोहल्ले की औरतें हमारे घर आ रही हैं। उनके खाने पीने का थोड़ा देख लेना, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू का नामकरण? ये कौन सी रस्म होती है?
इसके बारे में तो मैंने आज तक नहीं सुना है। मुझे मेरा नाम बहुत प्यारा है। मैं किसी के कहने पे अपना नाम नहीं बदलने वाली हूँ, फिर चाहे वो मेरे ससुराल वाले ही क्यों ना हो। बहू, मैंने जो बोला है तुझे समझ में आया ना? कहाँ खो गई तू? हो जाएगा ना सारा इंतजाम रस्मों और मेहमानों के खाने पीने का? जी माँ जी। संजना इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने पति दीपक से बहू का नामकरण की रस्म के बारे में पूछती है, जिस पर दीपक हंसते हुए कहता है, जैसा बच्चा होने पर ना हम बच्चे का नामकरण करते हैं, उसी तरह हमारे घर का ना रिवाज है कि ना जब भी कोई नई बहू आती है ना हमारे घर, और इस रस्म को किया जाता है, और जिसके बाद ना उसका नामकरण करके ना उसको नया नाम देते हैं। ये कैसी रस्म है? मुझे ये रस्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं अपना नाम बदलूंगी। मुझे मेरा नाम बहुत पसंद है। मैं ऐसे किसी रस्म को पूरा नहीं करने वाली हूँ, ना ही मानने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो, माँ को पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ये रस्म ना हमारे घर में बहुत मायने रखती है, और इस रस्म को निभाने के में ना क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें नहीं पसंद होगा तो हम तुम्हें नहीं बुलाएंगे ना नए नाम से, लेकिन रस्म तो करनी ही पड़ेगी ना। बिल्कुल भी नहीं। मैं जब ऐसी किसी रस्म को मानती ही नहीं हूँ तो मैं ऐसी कोई रस्म करूँगी भी नहीं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सासू माँ क्या सोचती हैं या उनको कैसा लगता है। अपनी बहू संजना और अपने बेटे दीपक की सारी बातें दरवाजे पर खड़ी सुलोचना सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बहू के नामकरण की रस्म के लिए मोहल्ले की सभी औरतें सुलोचना के घर आती हैं। तभी सुलोचना अपनी बहू संजना को सबके सामने लेकर आती है और रस्म शुरू होने वाली होती है कि तभी संजना धीरे आवाज में सुलोचना से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है इस रस्म के बारे में। देखिए मैं वो बहू, तुझे जो भी बात करनी है तू रस्म पूरी होने के बाद कर लियो। मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। सुलोचना इतना कहकर बहू के नामकरण की रस्म शुरू कर देती है और अपनी बहू की आरती उतारकर सभी के सामने उसे नया नाम दे देती है, जिसे सुनकर संजना हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका नया नाम उसी का पुराना नाम ही होता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरे नए नाम के बदले मेरा वही नाम क्यों रखा? मुझे कुछ समझ नहीं आया है। ये तो बहू के नामकरण की रस्म है ना? बहू, मुझे पता है कि तुझे अपने नाम से कितना प्यार है। ये नाम तुझे तेरे पिताजी ने दिया है, इसलिए मुझे उर्मिला जी ने सब बता दिया था। मैंने तो तभी सोच लिया था कि अपने घर की बहू के नामकरण की रस्म में मैं तेरा वही नाम रखूंगी, जिसमें रस्म भी पूरी हो जाएगी और तुझे अपना नाम भी नहीं बदलना पड़ेगा। अपनी सास की बात सुनकर संजना को अपने गलत स्वभाव पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी सास से अपने गलत स्वभाव के लिए माफी मांगती है। साथ ही अपने ससुराल की बहू का नामकरण की रस्म को खुशी खुशी पूरा भी करती है। नायरा देर रात बड़े ही गुस्से में अपनी दोस्त की शादी अटेंड करके अपने घर आते ही सीधा अपनी माँ मीनू के कमरे में जाती है। उन्हें सोया हुआ देखकर वापस अपने कमरे में जाकर वो भी सो जाती है। अगले दिन सुबह सभी एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी नायरा वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, आप लोगों को जरा सी भी मेरी परवाह नहीं है। ऐसा क्या कर दिया हमने जो तू सुबह सुबह हमें प्रवचन दे रही है? माँ, मेरी सारी दोस्तों की शादी हो गई है और मुझे भी शादी करनी है। क्या आप मेरी शादी बुढ़ापे में करोगे, जब मुझे कोई लड़का भी नहीं मिलेगा? अभी कौन सा लड़के छत से कूद रहे हैं तुझसे शादी करने के लिए? मिल तो आज भी नहीं रहे हैं। किसने कहा था खम्बे जैसी लंबी होने के लिए? माँ, अब मैं अपनी लंबाई को लेकर ताने सुन सुनकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब बस शादी करनी है। लड़का अंधा गूंगा बहरा कैसा भी होगा चलेगा, मुझे बस शादी करनी है। ठीक है, अगर तुझे इतनी ही जल्दी हो रही है शादी के लिए तो मुझे जो लड़का मिलेगा मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगी। मीनू इतना कहकर नायरा के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है। तभी एक रोज वो मंदिर से घर आ रही होती है कि रोड क्रॉस करते समय उसे एक गाड़ी तेजी से टक्कर मारकर निकलने ही वाली होती है कि तभी एक विवेक नाम का लड़का आकर उसे बचा लेता है। विवेक मीनू को पहली ही नजर में पसंद आ जाता है और वो सोचने लगती है, जो लड़का किसी अनजान लड़की के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता, उससे अच्छा लड़का तो नायरा के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन इसकी हाइट तो बहुत कम है नायरा से। मीनू ये सब सोच ही रही होती है कि तभी विवेक मीनू को साइड में ले जाकर उससे कहता है, आंटी जी आप ठीक हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? आंटी जी बस मैं और मेरी माँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, दिल खुश हो गया मेरा।
क्यों बेटा, क्यों नहीं की अभी तक शादी? शायद अभी सही समय नहीं आया आंटी जी शादी का, जिस दिन होगा हो जाएगी। बेटा तुम्हारा एड्रेस मिल सकता है? जिसने मेरी जान बचाई उसकी माँ से मिलना तो बनता है ना। जी आंटी जी। कुछ समय बाद मीनू अपने घर वापस आ जाती है और सबको विवेक के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उस लड़के को बिना देखे नायरा शादी के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद मीनू विवेक के घर जाकर रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ समय बाद दोनों की शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ हो जाती है और शादी में घूंघट होने के कारण नायरा विवेक के बोनेपन से अनजान उसके घर बहू बनकर पहुंच जाती है और कमरे में शीशे के सामने बैठी अपने आप को देख रही होती है। कुछ समय बाद विवेक कमरे में आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जिस पर नायरा बोलती है, विवेक जी आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? खड़े हो जाइए। मैं बैठा नहीं हूँ, खड़ा ही तो हूँ, और कितना खड़ा हो जाऊँ? शादी की पहली रात कोई मजाक करता है क्या? मजाक नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम पीछे मुड़कर तो देखो। OMG, आप सच में खड़े हैं? आप इतने ही हो क्या? क्या बोल रही हो तुम? मैं ये बोल रही हूँ कि आप बोने हैं। हे भगवान, मैंने अपनी माँ से क्या दिया कि अंधा लंगड़ा गूंगा बहरा कोई भी चलेगा। उन्होंने मेरी शादी एक बोने से करवा दी। हे भगवान, ये कैसा मेल बना दिया। हाय, मेरी जिंदगी खराब होगी, मैं क्या करूँगी? तुमने ही तो शादी के लिए हाँ करी थी। यही तो सबकी सबसे बड़ी गलती है। मेरी माँ ने मुझसे किस बात का बदला निकाला है? सबसे बड़ी दुश्मन तो वही निकली। अपनी पत्नी नायरा की सारी बातें सुनकर विवेक उदास मन से कमरे से बाहर चला जाता है और अगले दिन सुबह नायरा अपनी माँ मीनू को कॉल करती है और कहती है, माँ, आपने कौन से जन्म का बदला लिया है मुझसे? मेरी शादी एक बोने के साथ करवा कर। तमीज से बात कर, अब वो तेरा पति है। काहेगा पति? जिंदगी खराब हो गई। क्या उस पति को गोदी उठा के घूमूं मैं? पहले ही कौन सी अच्छी थी, हमेशा तेरी शादी न होने के ताने, खम्बे जैसी लंबी होने के ताने, कितना कुछ सुनना पड़ता था। अब ऐसा कुछ सुनना तो नहीं पड़ेगा। तूने ही तो कहा था शादी करनी है। शादी करने को कहा था, बर्बादी करने को नहीं कहा था। माँ, वो कितने छोटे हैं मुझसे। आए, दोबारा ये बकवास करने के लिए मुझे कॉल मत करियो। नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। इतना कहकर जैसे ही नायरा कॉल कट करके पीछे मुड़ती है तो उसे दरवाजे पर उसकी सास पार्वती खड़ी हुई नजर आती है, जिसे देखते ही वो घबरा जाती है और कहती है, माँ जी आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ जाइए। देख बहू, मैंने सब कुछ सुन लिया है जो तू अपनी माँ से बोल रही थी। आज तो बोल दिया, दोबारा मेरे बेटे के बारे में अगर कुछ बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहू है। माँ जी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, ये आप ही की सेटिंग है या किसी पड़ोसी की? कम से कम अपने जितना तो कर देती ही नहीं। बहू, तेरे अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है, यही सीख कर आई है अपने घर से। यहाँ मेरी जिंदगी खराब हो गई और सबके सब मुझे तमीज का पाठ पढ़ाने में लगे हैं। क्या जिंदगी खराब हो गई बहू? केवल मेरे बेटे का कद ही छोटा है, लेकिन वो दिल से बहुत बड़ा है और कमी तो तुझ में भी है। अगर मेरे बेटे की शादी बोनेपन से नहीं हो रही थी तो तेरी शादी ज्यादा लंबाई की वजह से तो नहीं हो रही थी। तो बस यही सोच ले, मिलता वही है जो किस्मत में होता है। और जब तू मुझे इतना सुना रही है तो ना जाने मेरे बेटे को कितना सुनाया होगा। इसका मतलब विवेक जी ने माँ जी को कल रात सब कुछ नहीं बताया कि मैंने उनके बोनेपन के कारण उनकी कितनी इंसल्ट की? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? नायरा और पार्वती दोनों आपस में बहस ही कर रही होती हैं कि तभी नायरा के कुछ फ्रेंड्स उसके घर पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और उन सब से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पति विवेक ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, जिससे उसको यहाँ अकेलापन ना लगे। ये सब सुनकर उसे बड़ी हैरानी होती है और वो सोचने लगती है, विवेक जी ने शादी से पहले ही मेरी खुशी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। सच में कोई इतना केयर वाला कैसे हो सकता है? नायरा ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उनमें से उसकी फ्रेंड काजल कहती है, नायरा यार, अपने पति से तो मिलवा दे। हम तो शादी में भी नहीं आ पाए थे और उनसे सिर्फ फोन पर बात हुई थी। अब तो उनके दर्शन करवा दे। अगर इन लोगों को विवेक जी से मिलवा दिया तो ये सब तो मेरा मजाक बनाएंगे। मैं क्या करूं? बेटा तुम सब लोग बैठो, मैं बुला कर लाती हूँ अपने बेटे को। लो, बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही आ गया आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर। वो रहा मेरा बेटा। विवेक के आते ही सब उसे देखकर उसके बोनेपन का मजाक बनाकर उस पर कमेंट करते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं।
तभी उसकी फ्रेंड काजल सभी को चुप करवा के बोलती है, तुम सभी लोगों को इस तरह से किसी के घर में आकर उस पर हंसना ठीक लगता है क्या? क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, इसलिए परफेक्ट तो लाइफ में कोई भी नहीं होता। सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है और तू अपने पति की इंसल्ट देखकर भी चुप है। इसका मतलब तुझे भी इसके बोनेपन से प्रॉब्लम है। नायरा, इतनी हाइट मैटर नहीं करती जितना इंसान की बॉन्डिंग और तालमेल जरूरी होता है। तू सोच, जो इंसान शादी से पहले अपनी बीवी को खुश करने के बारे में इतना सोच सकता है तो वो शादी के बाद कितना सोचेगा। तू भी तो इतनी लंबी है, लोग तुझ पर भी तो कमेंट करते हैं, लेकिन ये तो तेरे ऊपर है ना कि तू उस बात को कैसे लेती है। देख, हम इंसान को कैसे समझते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अपनी फ्रेंड की सारी बातें सुनने के बाद नायरा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति और सास से अपने गलत व्यवहार के लिए माफी मांगती है और अपने पति के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।